अच्छा देखो, लास्ट लेक्चर में अपन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का कुछ क्वेश्चंस क्या था, दो क्वेश्चन, राइट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या सीखा, डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना। तो कंपनीज एक्ट का दो प्रोविजन एप्लीकेबल है, वन इज डीआरआर, अनदर वन इज डीआरआई। डीआरआर का प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और भी चार लोग हैं जिसके ऊपर डीआरआर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा वो चार कंपनीज? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45 आई ए, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नेशनल हाउसिंग बैंक्स, अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक्स। इन लोग चार लोगों के ऊपर डीआरआर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड उन लोग अनलिस्टेड भी है तो। इज इट क्लियर? अब अनलिस्टेड कंपनीज पे डीआरआर एप्लीकेबल है तो डीआरआर कितना बन जाना चाहिए? 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। डीआरआर कहां से बनाएंगे? फ्री रिजर्व से बनाएंगे, ठीक है। डीआरआर कब तक बन जाना चाहिए? रिडेम्पशन स्टार्ट होने का प्रीवियस 31 मार्च तक अपना बन जाना चाहिए। इज इट क्लियर? देन रिडेम्पशन ईयर में और एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वो क्या है? डीआरआई। कितना बनाना है? जितना रिडम्पशन करने वाले हो उसका 15%, मिनिमम 15% डीआरआई हो जाना चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए? 30th अप्रैल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। आई बात समझ में? देन डीआरआर का यूज किस पर्पस के लिए करोगे? ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। क्लियर है? फिर डीआरआर कब वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा? यस, जितना रिडम्पशन हो चुका है उससे रिलेटेड जितना आपने डीआरआर क्रिएट किया है दैट विल बी ट्रांसफर टू अगेन जनरल रिजर्व एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब अपन डीआरआर बनाते हैं तो टोटल इश्यूड का बनाते हैं या सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन का बनाते हैं? नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन का, कन्वर्टेबल पोर्शन का डीआरआर नहीं क्रिएट करना। आई बात समझ में? यहां तक किया था हमने। फिर एक कन्वर्टेबल पोर्शन के ऊपर क्वेश्चन भी किया था, कुछ लोग अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको इश्यू करना है वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया था, और एक बेसिक क्वेश्चन किया था। आई बात समझ में? वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। और देखो सर्टेन क्वेश्चंस और देखते हैं। पहले आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, विल सी स्टडी मेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम के क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े काम के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे देखो, पहला चीज लिब्रा लिमिटेड के ब्रैकेट में क्या लिख दिया? क्योंकि जब भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आता है आपके दिमाग को ट्रेन कर दिया जाता है डीआरआर डीआरआर डीआरआर। ऐसा नहीं होता है। आप पहले क्वेश्चन में कंपनी देखो कि कौन सा कंपनी है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है। यहाँ लिस्टेड कंपनी है तो एक बात बताओ, क्या डीआरआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? क्या नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर issued 2 lakh face value and issue price ₹100 per डिबेंचर। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल मतलब डिबेंचर दो तरह का होता है, वन इज कन्वर्टेबल एंड अदर वन इज पार्टली कन्वर्टेबल। यहाँ पे क्या है हमारे पास? पार्टली कन्वर्टेबल। लेकिन एक बात है, तो लिस्टेड कंपनी तो कोई प्रॉब्लम ही है क्या? हमें डीआरआर का तो प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होता लिस्टेड कंपनी के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 2 लाख डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या है? सेम है, यानी इशूड एट पार। उसके बाद क्या बोला है? कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60%, यानी इसमें से कन्वर्टेबल कितना हो गया? 60%, दैट इज 1,20,000 डिबेंचर्स हैव अ कन्वर्टेबल पोर्शन। Date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing of issue, यानी कब आप कन्वर्ट करवा सकते हो? एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, यानी जिस दिन इशू किया है उसके 6 महीने के बाद ही आप कन्वर्ट करवा सकते हो, उससे पहले कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? देन डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई 2021। सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन का डेट कब क्लोज होगा? 1 मई 2021। फिर कंपनी अलॉटमेंट कब कर रही है? 1 जून 21। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15%, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ, ऑब्वियसली जिस दिन आप डिवेंचर होल्डर बनोगे उसी दिन से कंपनी में इंटरेस्ट लेने के लिए हकदार बन जाओगे आप लोग, राइट? ऐसा तो नहीं आज आपने कंपनी में अप्लाई किया है और आज से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, जिस दिन आपको डिबेंचर अलॉट होंगे उस दिन से आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ₹60, यानी 60 रुपए पर शेयर हम इशू करेंगे जिसका फेस वैल्यू है ₹10। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 2 लाख एप्लीकेशन कितना आया है? 2 लाख ही आया। हम इशू कितना कर रहे हैं? 2 लाख। तो यानी पार, सब्सक्रिप्शन एट पार। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हम लोग को इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है। क्लियर है? एंड बेसिक क्वेश्चन है, आपसे मांगा क्या है? रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला जर्नल एंट्रीज इस पॉइंट का होगा, हम क्या करेंगे? डिवेंचर को इशू करेंगे, लेकिन अलग अलग डेट पे। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा कौन सा डेट पे? 1/5/21 को अपन क्या करेंगे? एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। आओ चलो साथ में करते हैं फटाफट। एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड जर्नल वगैरह ये सब। फॉर्मेट मैटर करेगा फाउंडेशन लेवल पे, ये ध्यान रखना। जर्नल डेट particulars LF डेबिट क्रेडिट। तो पहला एंट्री क्या होने वाला है अपना? यस, डेट डालना कंपलसरी है जब क्वेश्चन में डेट होता है तो पहले एप्लीकेशन आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपीस हो जाएगा? 2 लाख तो डिबेंचर्स है, इंटू 100, 2 crores। being application money received, देन अपन क्या करेंगे? 1 जून को अलॉट कर देंगे, यानी ट्रांसफर एंट्री 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट being debenture allotted। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है अपन को? इंटरेस्ट का डेट कब है? 30 सितंबर। उससे पहले देखो हम लोग क्या करंट ईयर में ही कन्वर्जन होना है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स कब एक्सपायर होगा आपका? जून में अलॉट किया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में एक्सपायर होते ही आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो कन्वर्जन का ऑप्शन कब ले रहे हैं इन लोग? क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या चीज? डेट ऑफ, ये कहाँ लिखा है 6 मंथ्स पहले होना चाहिए? अब यहाँ पे देखो हमने जून से काउंट नहीं करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू।
मतलब जिस दिन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है ना, उस दिन से, नॉट अलॉटमेंट डेट। कन्वर्टेबल पोर्शन, डेट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा आपका? डेट ऑफ कन्वर्जन इज ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। मतलब हम अलॉटमेंट डेट से नहीं, कब से लेंगे? एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट से, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, यानी जिस दिन आप अप्लाई कर नहीं सकते उस दिन से। यानी 1 May वाज द क्लोजिंग ऑफ द इशू। तो मई से 6 महीना क्या होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को कन्वर्जन होगा। या तो आप 31 अक्टूबर मान लो या फिर 1 नवंबर मान लो, बिकॉज 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं ना। आई बात समझ में? तो 31 अक्टूबर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही कन्वर्जन होने वाला है। तो मुझे आप बताओ कितना रुपीस का कन्वर्जन होगा? 1 करोड़ 20 lakhs का कन्वर्जन होने वाला है हमारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में टोटल उस साल क्या कोई रिडम्पशन वगैरह है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन ही है। बाकी तो एज इट इज वैसे ही चलता रहेगा। तो हमारा एक तो इंटरेस्ट आना है, एक कन्वर्जन आना है। लेकिन लॉ के दो प्रोविजन है, वन इज डीआरआर, अनदर वन इज डीआरआई। क्या डीआरआर एप्लीकेबल है क्या? डीआरआर तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन डीआरआर में एक चीज पढ़ा था हमने, वी प्रिपेयर और वी क्रिएट डीआरआर फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, ठीक है। तो इफ डीआरआर का प्रोविजन नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए है, तो डीआरआई का प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल होगा? नॉन कन्वर्टिबल के लिए होगा। अरे जहां पे कैश का आउटफ्लो होना है, वहीं पे तो हम पैसा साइड में रखने की कोशिश करते हैं। जहां मेरा कैश का आउटफ्लो ही नहीं होगा, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज एक्सचेंज होगी, वहां टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? तो मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में डी आर आई का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या? रिडम्पशन तो हो रहा है बाय वे ऑफ कन्वर्जन। रिडम्पशन तो है ना। रिडम्पशन तो बाय वे ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, बाय वे ऑफ कन्वर्जन हो सकता है। रिडम्पशन इज अ रिडम्पशन। मैंने क्या बोला था कि डीआरआर का प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट होता है, और डीआरआई जिस ईयर रिडम्पशन हो रहा है उस ईयर अपन को बनाना होता है। लेकिन दोनों के केस में वी फोकस ऑन द नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, देन वी फोकस ऑन द नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। कन्वर्टेबल पोर्शन पे डीआरआई नहीं बनता। इफ आपने नोट्स में नहीं लिख रखा तो उसको भी अमेंड करके लिख लो। हमने डीआरआई का पॉइंट लिखा था। यहां ऐड कर दो ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। अब सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? बनाना है। डीआरआर के लिए लॉ में हमने लिखा इट इज नॉट एप्लीकेबल और नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनीज। लेकिन डीआरआई के लिए हमने कहीं पे भी कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया कि दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, ध्यान रखने का। लॉ का जो पॉइंट था, देखो सामने जब हमने डीआरआर के पॉइंट्स लिखे थे तो वहां लिख दिया था ना कि सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी है। लेकिन जब अपन ने डीआरआई का पॉइंट लिखा था, क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा था क्या कि कौन सा कंपनीज को बनाना है? जस्ट क्या लिखा हमने? कंपनीज शुड क्रिएट और इन्वेस्ट नॉट लेस देन 15% of the amount of its debenture to be redeemed on or before 30th day of April। यहां कंपनीज में कहां लिखा कि हमने अनलिस्टेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी है? इट मीन्स डीआरआई का प्रोविजन सारा कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? रिडम्पशन डज नॉट मीन्स रिडम्पशन बाय कैश। इवन इन अ पर्टिकुलर ईयर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो वो भी रिडम्पशन ही है। इज इट क्लियर? यानी वहां पे मेरा लॉ का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। वहां पे भी अपन डीआरआई बनाएंगे बट फॉर
नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, किसके लिए बनाएंगे? नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। और कंपनीज का मतलब यहां लिख देता हूं मैं, हाँ, DRI, लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड या नॉन अनलिस्टेड। तो इसमें क्यों बनाएगा? इसमें तो कन्वर्टेबल ही है। 80 लाख का नहीं हुआ ना कन्वर्ट? तो 80 कितना लाख परसेंट कन्वर्जन हो रहा है? 60%। तो 40% तो नॉन कन्वर्टिबल हुआ, उसको तो तुम पैसा ही दोगी फ्यूचर में। रिडीम ही नहीं हो रहा। रिडम्पशन स्टार्ट हो गया ना, कन्वर्जन इज ऑल्सो ए रिडम्पशन। इफ यू आर कन्वर्टिंग योर डिबेंचर इनटू अदर सिक्योरिटी, तो तुम्हारा रिडम्पशन तो हो ही गया ना। तो उस परसेंट को बनाना चाहिए ना तब तो। पर अगर मैंने 60 क्या बोला? डीआरआई कब एप्लीकेबल है? जब रिडम्पशन स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि जब कैश देना है। तो रिडेम्पशन जब स्टार्ट होता है तो वो 60% का करेगा या पूरा? रिडम्पशन 60% का हो रहा है, हाँ बट यहाँ 60% पूरा का पूरा कन्वर्टिबल है। हाँ। तो मेरा जो बाकी नॉन कन्वर्टिबल है उसके लिए मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो टीआरआई पूरा 100% के लिए बनता है तो नहीं नहीं, जितना तुम कैश में पे करोगे उसका, उस पर्टिकुलर ईयर में सपोज यहाँ पे क्या होता है, ये 60% हम कैश ही देते, तो सिर्फ 60% का 15% बनाते, बिकॉज डीआरआई बनाना कंपलसरी है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वी आर मेकिंग अ रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, तो इस पोर्शन के लिए तो बनना ही नहीं है। अब बाकी 40% हम करंट ईयर में रीपे नहीं कर रहे, बट स्टिल डीआरआई का प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, मिनिमम 50% बनाना है ऑफ अमाउंट टू बी रीपेड। तो फ्यूचर में जब कैश पे करने वाले हो उसका 15% आज ही बन जाएगा, सिंस, माने उसका रिडेम्पशन स्टार्ट नहीं भी हो। हाँ, क्योंकि रिडम्पशन तो स्टार्ट हो चुका है ना। टोटल डिबेंचर्स में से कुछ पोर्शन का तो रिडम्पशन स्टार्ट हो चुका, तो उसका 15% का डीआरआई बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पे पहला प्रोविजन जो हमारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा वो कौन सा हो जाएगा? डीआरआई। डीआरआर नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूं, क्यों नहीं होगा? Company is a listed company, but DRI provision is applicable for both listed as well as unlisted companies. तो यहां पे सबसे पहले ही, अब देखो वैसे तो लॉ क्या बोलता है, कब तक बनना चाहिए डीआरआई? डिबेंचर ही 1 जून को इशू किया हमने, पीछे तो जा नहीं सकते। तो हम साल में कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले अपन क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना करेंगे? आपके पास टोटल 2 लाख डिवेंचर है, 100 रुपए के हैं, ठीक है। इसमें से नॉन कन्वर्टेबल कितने हैं? 40%, उसका 15%। 12 लाख रुपीज का डीआरआई अपन क्रिएट करेंगे। 12 लाख रुपीज का डीआरआई अपन क्रिएट करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब आप कन्वर्जन कर रहे होंगे करंट ईयर में, तब ये डीआरआई सेल आउट करोगे क्या? तब तो पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब बाकी बचे हुए डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा, तब पहले पेमेंट करने से पहले आप इसको सेल आउट कर दोगे, पैसा रिलीज करोगे एंड देन पे ऑफ करोगे। क्योंकि ये टीआरआई उसके लिए है ही नहीं। उसके लिए है ही नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है? 15% का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, दैट इज फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। यहां तक क्लियर है? 3 ही एंट्री किया अभी तक, एप्लीकेशन रिसीव किया, अलॉटमेंट किया, एंड देन फिर मैंने आपको समझाया कि डीआरआई के लिए हमने कहीं पे भी नहीं लिखा था दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर अनलिस्टेड, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करेंगे बाबू? रिडम्पशन तो 31 अक्टूबर को है, उससे पहले तो आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दूं, क्योंकि पहले आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर करोगे, फिर सेम डेट में डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो डिवेंचर होल्डर कैंसिल, बीइंग इंटरेस्ट। 10 नहीं होना चाहिए था क्या? 1 करोड़ 10 लाख। कैसे? 2 लाख में 5% नहीं लगेगा? 2 लाख क्या है? 2 करोड़ में। इतना देर से राम कहानी क्या बोले अपन?
2 करोड़ तो टोटल इशूड है, उसमें से जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उस पे बनेगा। 60% तो कन्वर्टेबल ही है तुम्हारा, तो 2 करोड़ का 40% इज योर नॉन कन्वर्टेबल, उसका 15% बनेगा ना। अब मुझे ये बताओ जो इंटरेस्ट देना है वो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 2 करोड़ पे फेस वैल्यू पे एट द रेट 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? यस, बिकॉज जून को अलॉट हुआ था, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ 4 मंथ्स का ही इंटरेस्ट हम पे करेंगे। कितना? बिल्कुल सही। $10 लाख। अब भी मजा आएगा ना बिड़ू। देखो मैं आईसीआई की तरह सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ कुछ स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हुआ क्या। ठीक है, वी आर ऑन 31st October, राइट? वी हैव टू डू कन्वर्जन, वी हैव टू डू कन्वर्जन फॉर द 60%। 15% आराम से देखना, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूं, मैं बहुत सारा क्लब एंट्रीज कर सकता था, बट आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जंबल्ड अप हो सकता है, इसलिए आराम से ब्रेकअप कर रहा हूं मैं एंट्रीज को। 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हम कन्वर्जन करने वाले हैं। 15% डिवेंचर कितने रुपीज वाले? 2 करोड़ का 60% कितना? 1 करोड़ 20 lakhs। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया बाबा, जानबूझ के थोड़ा सा ब्रेकअप कर रहा हूं। टू डिवेंचर होल्डर, समझ में आता है यहां तक? being redemption ड्यू, यहां तक समझ में आया? अभी मैं रिडम्पशन नहीं करूंगा, अभी मैं पहले इन लोगों पे, जो ये 60% लोग हैं, इनका 1 महीना का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है कंपनी में, क्योंकि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को दिया था। 1 महीना तक तो कंपनी ने इनका पैसा यूज किया ना, तो उस 1 महीने पे इंटरेस्ट भी तो ड्यू करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि कंपनी का इंटरेस्ट पे करने का डेट फिक्स्ड है। कंपनी कब कब इंटरेस्ट देती है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। लेकिन ये लोग जो है, इनका इंटरेस्ट तो 1 महीना का ड्यू हो चुका है ना बुक्स में। बात समझ में? सिली मिस्टेक होता है, क्योंकि मैं एक साथ में इनका 1 महीना का और बाकी बचा हुआ का 6 महीना का कैलकुलेट करता और मार्च में पेमेंट का एंट्री दिखाता, आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए ब्रेकअप कर दिया मैंने। यहां पे इन लोगों पे पहले 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, जो पहले इंटरेस्ट ड्यू किया था वो तो पूरा वो तो टोटल डिवेंचर होल्डर पे दिया हमने। जो 40% तो जो लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे उनका इंटरेस्ट 1 महीना का हम लोग और पे करेगा। उनको क्यों पे करेगा? जो रिडम्पशन हो ही नहीं रहा, जो कन्वर्जन हो ही नहीं रहा। अरे वो तो मेरे बुक्स में डिबेंचर होल्डर है ही। मैं अभी इंटरेस्ट किसको दूंगा? सपोज आप लोगों में से आधे लोग मेरे से आज अपना पैसा मांगने आ जाओगे, तो मैं तो तुम लोगों को 1 महीना का इंटरेस्ट देना है ना, बाकी को तो पूरा ही इंटरेस्ट मिलेगा। इन लोग तो मेरे बुक्स में कंटिन्यू डिबेंचर होल्डर है। समझ में आया? तो हम ये इंटरेस्ट किसका ड्यू कर रहे हैं? जिनका हम आज कन्वर्जन करने वाले, क्योंकि फ्यूचर में वो मेरे डिबेंचर होल्डर नहीं बचेंगे ना। तो इन लोग बोलेंगे कि भैया 1 महीना तो आपने मेरा लोन यूज किया ना, हमने लोन दे रखा था, मालिक तो आपने आज बनाया, लेकिन लास्ट इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर, मालिक बना रहे हो 31 अक्टूबर को, तो 1 महीना तो हम आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही थे, उस पर मुझे 1 महीना का इंटरेस्ट दो। 1 करोड़ 20 लाख का हम लोग यस, 1 करोड़ 20 लाख पे 1 महीना का इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। पे नहीं कर सकते आप अभी, पे नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट करने का डेट्स क्या है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अगर हम अभी उसको पे नहीं करेगा तब तो फिर से हम 6 महीना उसको अटका के रख दिया। नहीं, आपने उनके पैसे को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, अटकाया कहाँ? यानी वो पर्सन एलिजिबल तो 1 मंथ का ही है ना इंटरेस्ट, तो बस उसको 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा,
बट ऑन द इंटरेस्ट डेट मिलेगा। वो कोई बोरोइंग्स थोड़ी ना बचा, वो तो कन्वर्ट हो चुके हैं ना मेरे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, being interest due for 60% convertible debentures। तो ये किस पे कैलकुलेट होगा? एक 1,20,00,000 पे, 1,20,00,000 पे 15% फॉर 1 मंथ। 1,50,000। ये ठीक है। अब आज हम क्या करें, इनका कन्वर्जन कर दें। आईसीआई के मॉड्यूल में अभी जो 31 अक्टूबर को मैंने पहला एंट्री और थर्ड एंट्री कर रहा हूँ ना, इसका मर्ज एंट्री किया हुआ है, सेकंड एंट्री किया हुआ ही नहीं है। उन लोग डायरेक्ट 31 मार्च को पेमेंट का एंट्री दिखा रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट। ठीक है, इट माइट बिकम अ बिट कंफ्यूजिंग कि कैलकुलेशन कैसे हो, दिमाग में सेट नहीं होता है, इसलिए ब्रेकडअप करके किया। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,20,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने इक्विटी शेयर देने पड़ रहे हैं? 60 रुपीज इज माई इशू प्राइस, तो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई 60, कितना इक्विटी शेयर्स दे दिया? 2 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी फेस वैल्यू 20 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 रुपए। समझ में आना ये? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 करोड़। ये लोग को 30 सितंबर तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये लोग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। 30 सितंबर तक तो इंटरेस्ट मिल चुका है, कंपनी ने पे कर दिया। 31 अक्टूबर को इन लोग इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब भाई कंपनी के बुक्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो 1 महीने के लिए और था ना, तो सिर्फ 1 महीना का तो इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब जब कंपनी ईयर एंड में अपना 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर होल्डर को, तो इनको थोड़ी ना 6 महीने का देगी। इन लोग तो बोरोइंग्स लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट, इस इंटरेस्ट डेट से लेके नेक्स्ट इंटरेस्ट होगा 31 मार्च को, 6 महीना। लेकिन क्या इन लोगों को 6 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्या? इसीलिए हमने सिर्फ 1 महीना का ड्यू करके छोड़ दिया और इनको अब कन्वर्ट कर दिया। बीइंग डिबेंचर्स converted into shares। ये ठीक है। 31 अक्टूबर का कहानी ठीक है क्या? हमने 60% वालों का इंटरेस्ट साइड कर दिया एंड उनको ड्यू करके कन्वर्ट कर दिया। आप चाहते तो एंट्री नंबर 1 ये एंट्री और ये एंट्री मर्ज कर सकते थे। ठीक है, ये एंट्री नहीं भी करते तो चलता, लेकिन लास्ट में फिर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आप थोड़े से गिमिकी टाइप का हो जाता, कंफ्यूज हो सकते थे। तो हमने पहले 60% का तो 1 महीने का ही मिलना था, वो अलग कर दिया। अब देखो 31 मार्च आएगा मेरा इंटरेस्ट पे करने का दिन, 31 मार्च 22। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले हमने 60% का ड्यू कर रखा है, उनको अभी पे करेंगे। उस 60% का कितना था? 1,50,000। लेकिन जो बाकी 40% डिबेंचर बच गए हैं, उनको तो पूरा 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा ना, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके करेंट इंटरेस्ट डेट तक। लास्ट 30 सितंबर को आपने इंटरेस्ट दिया था, 31 मार्च को 6 मंथ्स हो गए, तो वो 40% यानी 2 लाख के 40%, 80,000 डिबेंचर्स। 80,000 डिबेंचर्स इंटू 15% इंटू 100 इंटू 6/12।
अरे 80,000 डिबेंचर्स पे 15% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फॉर 6 मंथ्स, कितना आया? 6 लाख, तो टोटल 7,50,000 being इंटरेस्ट। 40% वाला का ड्यू क्या था? ड्यू क्यों करूंगा, डायरेक्ट पे कर दूंगा, डायरेक्ट ही पे कर दूंगा। मैं 31 मार्च को पहले ड्यू का एंट्री पास करूं, फिर उसको पे करूं। अल्टीमेटली मेरा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक ही दिन में होने वाला ना। हमने 30 सितंबर में भी कहां ड्यू किया था, डायरेक्ट ही पे कर दिया था। क्योंकि आप सेम डेट में ड्यू और पे करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ जाता है। तो बेटर है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। आईसीआई तो ये भी नहीं करती है, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करना चाहिए ना। और एग्जाम में आपको करना ही है। तो पूरा साल में कितना इंटरेस्ट, अच्छा 30 सितंबर को जो दिया उसको ट्रांसफर करो ही मत, पूरा साल का एक्सपेंस ट्रांसफर होता है पीएनएल में। किसी को इसका कैलकुलेशन समझना है तो हमने क्या किया, 2 लाख डिबेंचर्स है, 100 रुपए के एक, उसका 40%, उसका 15% इंटू 6/12। 15% तो पूरा साल का था, पर हमें तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना, बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट आप दे चुके हो ऑन 30 सितंबर। क्लियर है? तो यहाँ इंटरेस्ट का फंडा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप किसी का रिडम्पशन कर चुके हो तो लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर रिडम्पशन डेट तक ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी के बुक्स में तो वो बोरोइंग्स कब तक था, टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन या फिर टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन। तो जिस दिन आपने लास्ट इंटरेस्ट दिया और जिस दिन आपने उसका रिडम्पशन किया है, बस उस ड्यूरेशन का ही तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है हम उस दिन पे नहीं कर रहे भाई, बिकॉज कंपनी का पॉलिसी है कि कंपनी क्या करता है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च को ही पेमेंट का एंट्री करता है इंटरेस्ट का। आई बात समझ में? बस आईसीआई क्या करता है इसी क्वेश्चन को, ये एक मर्ज एंट्री कर दिया उन्होंने, हमने 2 ब्रेकडाउन एंट्री किया था, ठीक है। और इस डेट में हमने एक इंटरेस्ट भी ड्यू किया, बट आईसीआई ने वो नहीं किया। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली लास्ट में 7.5 लाख रुपए का एंट्री कर दिया, जो हमारा भी लास्ट एंट्री 7,50,000 था बैंक। लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डिबेंचर होल्डर दोनों आए हमारे, क्यों, क्योंकि हमने पहले इंटरेस्ट ड्यू किया। और ये 750 कैसे आया देखो, 1,50,000, 1,20,00,000 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट एंड बाकी 80 lakhs पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। हमने भी वैसे ही कैलकुलेट किया, बस थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके किया सो दैट अपन को इजीली समझ में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो प्रैक्टिकल पोर्शन अपन ने कवर कर लिया स्टडी मेट का। हम्म 3 नंबर पे एक डाउट है। हम्म थ्री में क्या डाउट है, बोलो। ये बोनस जो दिया उसको तो ऐसे लिखा नहीं था कि प्रीमियम पे देना है। बोनस प्रीमियम पे होता ही नहीं है। लॉट ऑफ प्रीमियम डेबिट स्टेटमेंट। बोनस ड्यू किया है तो बोनस हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, ओ सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होने से
कोई प्रीमियम आ थोड़ी ना रहा है, वो तो कम हो रहा है, वो तो हमने बोनस ड्यू किया है। बोनस अपन सीआरआर यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, एंड देन फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, वो तो हमने यूज किया है। प्रीमियम डेबिट हो रहा है तो लाया है कहाँ से है? शाबाश, यहाँ तक क्लियर है बाबा? कोई दिक्कत? मेहनत मांगती है सीए, रिवीजन चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे समझोगे, मैं इतना प्यार से बोलूंगा आपको पूरा समझ में आ गया, हो गया? नहीं होगा, आपको जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अभी जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको लगेगा हाँ सब कुछ सही तो है, लॉजिकली तो लग रहा है, बट वो लॉजिक्स आप जब इंडिविजुअलिटी में पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब वो लॉजिक्स याद आना चाहिए। यदि तब वो लॉजिक्स याद नहीं आ रहा, कोई काम का नहीं। क्लियर है? और थोड़े बहुत एमसीक्यू से पहले वो सॉल्व कर ले। Which of the following statement is true? A debenture holder is an owner of the company. Debenture holder can get his money back only on the liquidation. Maximum life कितना था? 10 years to 25. Yes, 10 years for normal company and 30 years for infrastructure companies. A debenture issued at a discount can be redeemed at premium. Yes, debenture discount में issue हो सकते हैं, redemption at premium हो सकता है. Which of the following statement is false? Debentures can be redeemed by payment in lump sum at the end of a specified period. ये तो true है. Debentures cannot be redeemed during the lifetime of the company. False भाई, ये तो 10 साल में तो पेमेंट करना ही होता है, मैक्सिमम लाइफ भी 10 years है. Last है debentures can be redeemed by payment in annual installment. मर्जी है भाई. For debenture issued by unlisted companies other than all India financial institutions, banking companies, NBFCs and housing finance companies, debenture redemption reserves will be considered adequate if it is 10% of issued through public issue. ठीक है? देखो यहाँ पे भी लिखा है issued through public issue, यानी नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ही है ये. I mean पैसे वाले की बात ही कर रहे. A company has issued 6% डिवेंचर फॉर 10 lakh, इंटरेस्ट बिंग पेबल. अच्छा, ये कंसेप्ट हमने अभी तक किया नहीं है, छोड़िए, ये ओपन मार्केट वाला कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं एक बार. देन ट्रू और फॉल्स? अमाउंट क्रेडिटेड टू द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मे बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस, only for the purpose of redemption. All India financial institutions regulated by RBI and banking companies for both public as well as privately placed debentures need not create any DRR. True, इन लोग create करते ही नहीं है. Then under payment in installment method, the payment of entire debenture is made in one lot. लिख ही दिया installment, तो कैसे होगा फिर वो? क्या हो जाएगा? False. At redemption of debenture, DRR should be transferred to general reserve. True, redemption होने के बाद वापस हम क्या करते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. क्लियर है? समझ में आया कंसेप्ट्स? ये हो गया, इलस्ट्रेशन 3 कर लिया था अपन ने. हाँ देखो, छोटे से 2 इलस्ट्रेशंस बचे हुए थे, फिर विल सी सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस. अभी जस्ट रिसेंटली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी अपन देखेंगे. देखो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं, इलस्ट्रेशन 1 2 यहाँ पे जर्नल दिमाग में करना है और डायरेक्ट उसके लेजर्स फ्रेम करने. ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है. तो मैं आपके साथ कौन सा करे, ये करता हूँ, मैं नंबर 2 करता हूँ. नंबर 1 आप लोग ट्राई करें, नंबर 2 करते हैं पहले. The following balances appeared in the books of Paradise Limited, अनलिस्टेड कंपनी. सुन के ये पढ़ के ही एग्जाम में दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि डीआरआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. क्या डीआरआई के लिए भी ऐसा सोचना है क्या? वो तो वैसे भी एप्लीकेबल है सबके लिए, अदर देन एआईएफआई. ठीक है, हो गया. अब क्या बोला? 12% डिवेंचर ऑलरेडी हमने इशू कर रखा है 7,50,000. डीआरआर बना रखा है 25,000, लेकिन बनना कितना चाहिए? 10% ऑफ टोटल इशूड. टोटल इशूड कितना है? 7,50,000. तो उसका 10% कितना हो जाएगा? 25,000 बना रखा है, तो कितना शॉर्टफॉल है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? बनाएंगे. कहां से? जनरल रिजर्व और पीएनएल. ठीक है. डीआरआर इन्वेस्टमेंट
1,12,500 represented by 10%, 1125 secured bond of the government of India of ₹100 is। यहाँ जो रुपीस का सिंबल ये गलत है, नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो। 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड, क्योंकि हमने लिखा था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर्ड होना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है, हमने कर रखा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखेंगे क्या सफिशिएंट है या नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या बोलता है 15% होता है। ठीक है, देख लेंगे क्या वैसे अभी 15% हो रहा है, क्या हो ही रहा है, तो इससे ज्यादा तो रिडम्पशन हम वैसे भी नहीं करेंगे। तो 7,50,000 का 15% हमने ऑलरेडी DRI बना रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Annual contribution to the DRR was made on 31st March every year. On 31st March 22, balance at bank was 7,50,000 before receipt of interest। अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है। ठीक है, the investment were realized at par for redemption of debenture at a premium of 10% on the above date। यानी ईयर एंड में हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम, 10% प्रीमियम में। तो जब आप रिडम्पशन करोगे उससे पहले आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और जब इन्वेस्टमेंट बेचा तो 1 साल का इंटरेस्ट भी मिला एट द रेट 10%, बिकॉज हमारे पास इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। और ये जो वैल्यू है वो ओपनिंग ऑफ द ईयर का है। ठीक है, बिगिनिंग ईयर पे है और रिडम्पशन ईयर एंड में हो रहा है, तो पूरा साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। इसलिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंक में 7.5 लाख रुपए पड़े हैं बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो मिलना पड़ेगा। आई बात समझ में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड पार क्या बोल रहे हो? जितने में तुमने इन्वेस्टमेंट किया उतने में ही तुमने वापस भेज दिया। अच्छा, और 1125 रुपए का बॉन्ड था, 1125 नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे और हर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपए था, आपने उतने में ही खरीदा और उतने में ही बेच दिया। दैट इज रिडम्पशन एट पार। क्लियर है? तो अपने को लेजर अकाउंट बनाना है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं बनाना। ठीक है, पहले बनाना डिबेंचर अकाउंट, यानी 12% डिबेंचर अकाउंट। चलो साथ साथ में बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर डेबिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में? इट्स अ लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने 7,50,000, राइट। ठीक है जी, और कौन सा अकाउंट बनाना है? DRR अकाउंट। DRR अकाउंट रिजर्व एसेट होती है या लाइबिलिटी? तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी किस तरह, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 बना रखा है हमने। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? यहाँ पे DRI का नाम दिया हुआ है, नहीं भाई 10% क्या था, सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इन्वेस्टमेंट का नाम है। 10% सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है या लाइबिलिटी? तो डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कर रखा है हमने 1,12,500। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक बनाना है, बैंक अकाउंट। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, यह हुआ है क्या 7,50,000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? किधर दिया हुआ है? ये तो ईयर एंड का बैलेंस दिया हुआ है, उसी दिन पे अपन बना रहे हैं, तो यही मेरा हो जाएगा 31st March 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
7,50,000। बैंक का तो सारा उसी दिन में एंट्री हो रहा है। फिर और क्या बनाना है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इसका कोई बैलेंस? क्या बेवकूफ़ वाली बात करते हो भैया, डिबेंचर होल्डर का कोई बैलेंस होता है क्या? वो तो हम ड्यू करते हैं फिर तुरंत पे कर देते हैं। ठीक है, गलती हो जाती है मेरे से। ऐसे ही अपने आप से बात करते करते कुछ पढ़ लेना चाहिए, खाली पढ़ते रहते हो। मकसद है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए जी, अब एक एक करके क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है? DRR बनाना है 50,000 रुपए। तो जब बनाएंगे तो एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू DRR। तो जनरल रिजर्व तो क्वेश्चन में है नहीं, हम पीएनएल यूज कर लें। वैसे कोई एग्जाम में फर्क नहीं पड़ेगा, बनाएंगे तो DRR बढ़ेगा मेरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। ठीक है जी, DRR बना दिया हमने। इसके बाद क्या करना है बताइए? प्रोसेस तो आपको पता है। ड्यू करेगा तो यस, रिडम्पशन ड्यू करोगे ईयर एंड में, तो थोड़ा सा ड्यू कीजिए ना रिडम्पशन। क्या होगा एंट्री? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। समझ में आया? क्योंकि प्रीमियम में रिडम्पशन करना है, तो 12% डिबेंचर कितने से डेबिट करोगे? फेस वैल्यू से। डिबेंचर अकाउंट तो उतने से ही क्लोज होगा। और रिडम्पशन कब ड्यू होगा? 31 मार्च 22। तो इधर आ जाएगा टू डिबेंचर होल्डर 7,50,000। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के क्रेडिट में बाय 12% डिबेंचर 7,50,000 बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 10% है तो 75,000 डी हो गया। क्लियर है या नहीं है? पक्का? अब क्या करें? पे कर दें? इन्वेस्टमेंट बेचोगे उसके बाद पे होगा ना। लेकिन अब एक चीज और है, यहाँ पे इनबिल्ट अजम्पशन चल रही है। ठीक है, इफ डिबेंचर इंटरेस्ट का डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस है, हम रिडम्पशन ईयर एंड में कर रहे हैं, तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट तो दोगे ना, या नहीं दोगे? इफ आप नहीं दे रहे हो, इट इज अज्यूम्ड कि ऑलरेडी दे चुके हैं। इफ आप इंटरेस्ट नहीं अभी शो कर रहे हो, इट इज अज्यूम्ड, आईसीआई ने नहीं शो किया है, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि इंटरेस्ट दे दिया है। राइट? बिफोर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है क्या चीज? बैलेंस बैंक वाज वो तो बैलेंस हमें मिल रहा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक बैलेंस बताया बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वाला बात कर रहे हैं। तो हमें कंपनी को इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब उसने इन्वेस्टमेंट किया था। बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी बोला है ना। आई बात समझ में? तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है, सिर्फ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट बाकी है। उस एजम्पशन पे ही आईसीआई ने सॉल्व किया। इज इट क्लियर? बिकॉज ये जो बैंक बैलेंस है, इट इज बिफोर रिसिप्ट, they have not said before payment of interest. It means इंटरेस्ट का पे हो चुका होगा, बिकॉज इफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 7.5 लाख रुपए के 12% डिवेंचर्स थे और ईयर एंड में रिडम्पशन हो रहा है, तो हम इंटरेस्ट तो देंगे ना पूरे साल का, और ये बाय डिफॉल्ट ऐसा एज्यूम्ड है कि इंटरेस्ट दे चुके। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? डीआरआई। डीआरआई जब बेचेंगे
तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। क्या रिसीव होगा? इंटरेस्ट। तो कैन यू टेल मी इंटरेस्ट का एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,12,500 10% सिक्योर्ड बॉन्ड्स थे, है ना? तो 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए पूरा साल का? इफ साल के शुरू में 1,12,500 का इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो पूरा साल का 10% रेट है, तो एक साल का इंटरेस्ट मिला आपको। ये क्लियर है? अब क्या करें? इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRI हो गया। अब इन्वेस्टमेंट बेचना भी तो पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेचना भी तो पड़ेगा। टू 8% सिक्योर्ड, सॉरी 10% सिक्योर्ड बॉन्ड शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कितने में बेचेंगे? एट पार 1,12,500। तो 10% सिक्योर्ड बॉन्ड के क्रेडिट में भी तो लिखेंगे बाय बैंक 1,12,500। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब क्या करें? रिडम्पशन कर दो, ड्यू तो कर ही रखा है हमने, तो रिडम्पशन कर दो। रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा? टू बैंक डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट? 8,25,000। और बैंक का क्रेडिट में आ जाएगा बाय डिवेंचर होल्डर 8,25,000। क्वेश्चन 6 पैसे। यस, DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यही तो पसंद नहीं आता भैया, इतना चीज याद रखना होता है स्टेप बाय स्टेप, बस यही पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ने बोले तो बिफोर रिसिप्ट, तो अज्यूम कि इंटरेस्ट वो वाला पे कर दिया है, या फिर नोट लिख के आना पड़ेगा, अज्यूम इंटरेस्ट इज आल्सो नॉट पेड ऑन द डिवेंचर। बट आई होप आप लोग को समझ में आया कि जब सिर्फ लेजर बनाने आएगा तो क्या करना है, जो प्रोसेस सीखा है उन्हीं प्रोसेस का एंट्रीज करना है आपको, बस पोस्टिंग करना है, एंट्रीज नहीं शो करना है। क्लियर है? हाँ, बैंक को बैलेंसिंग कर दो ना भाई, बाय बैलेंस CD कितना आ रहा है? 48,750। बाय बैलेंस CD 48,750। इसको बैलेंस कर दो, प्रॉब्लम क्या? समझ में आया? एक इलस्ट्रेशन है ना, फटाफट सेल्फ सॉल्व कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, ICI का ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ गया अपना? 2 लाइन मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन के आसपास Debentures sometimes are purchased in open market. This is not covered in the chapter as it has been specifically excluded from syllabus at foundation level. ठीक है? बल्कि ये गलती उनसे हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट का कंसेप्ट इंटर लेवल में था और इंटर लेवल से पूरा का पूरा चैप्टर हट गया। जो स्विच होके इधर आया तो पूरे कंसेप्ट इधर रहने चाहिए थे। पता नहीं क्या ब्लंडर हुआ इनसे, ये तो किया ही है, लेकिन प्रॉब्लम है मेरा इनसे इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आपका ओपन मार्केट से रिलेटेड, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव अ डाउट ऑन ICI, तो अपन ओपन मार्केट समझ लेते हैं, ठीक है? पहले तो समझो कि ये ओपन मार्केट होता क्या है। ओपन मार्केट का मतलब मार्केट में कंपनी अपने ही डिवेंचर्स खरीद लेती है, खरीदने के बाद उसको
अपने बुक्स में लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कैंसिल कर देती है, उसको अपन बोलते हैं कैंसिलेशन या फिर रिडम्पशन बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहले जर्नल समझना, जब भी आप खरीद रहे हैं इट मींस यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन डिबेंचर, उसको हम इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं। तो हमने जितना रुपए में खरीदा होगा उतना बैंक से पैसा गया, राइट। अब जब आप डिबेंचर खरीदते हैं तो उसमें दो एलिमेंट है, वन इज कॉस्ट एलिमेंट एंड अदर वन इज इंटरेस्ट एलिमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस whereas cost of debenture is an investment for you, is it clear। फिर आप जब वो डिबेंचर अपने बुक्स में बाई कर लेते हैं तो इमीडिएटली आप उसको अपने अगेंस्ट द लायबिलिटी कैंसिल कर लेते हैं, आपका खुद का ही डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बन चुका है और आपके लायबिलिटी साइड में कहीं ना कहीं डिबेंचर्स बोल के लायबिलिटी आ रहा होगा, तो आप क्या करते हो, कैंसिल कर देते हो। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैंसल्ड विथ योर लायबिलिटी। तो डिफरेंस वैल्यू इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, और जब तक ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन नहीं होगा नो कंपनी विल गो फॉर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। यदि बाहर से खरीद के हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो हम ओपन मार्केट से खरीदेंगे क्यों, हम नॉर्मल रिडम्पशन कर देंगे। आई बात समझ में। नॉर्मली होता क्या, ओपन मार्केट में सस्ती रेट पे मिल जाता है तो अपन खरीद लेते हैं, इज इट क्लियर। अब जब ओपन मार्केट में कंपनी खरीदती है तो कोई ना कोई सेलर भी होना पड़ेगा। अब सेलर के पास डिबेंचर है, कंपनी बोलती है मुझे बेच देना, तो सामने वाला बोलेगा ना बोलो कितने में खरीदोगे, तो फिर कंपनी बोलेगी तू अपना रेट बोल, यदि हमें जचेगा तो ले लेंगे वरना नहीं लेंगे, राइट। उसी को बोलता है कोटेशन। सामने वाला कुछ ना कुछ तो प्राइस कोट करेगा ना। समझ लो कल को आपको कोई फ्लैट पसंद आया, कोई प्रॉपर्टी पसंद में आई, तो आप प्रॉपर्टी ओनर से पूछोगे ना भाई कितने में बेचेगा बता, इज इट क्लियर। तो सिमिलरली यहां पे भी कंपनी जब अपने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करती है मार्केट से खरीद के, तो पहले मार्केट में जो बेच रहा है उससे प्राइस लेती है कि बता पर डिवेंचर तू मुझे कितने रुपए में बेचेगा। तो वो पर्सन है ना दो तरह का प्राइस कोट करता है, या तो वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट करेगा या फिर वो कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करेगा। ठीक है, अब समझना व्हाट इज दिस एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। क्या हुआ, सपोज फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25, दिस इज 25, दिस इज अवर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कंपनी ने ऑलरेडी डिबेंचर इशू कर रखे हैं। ठीक है, कंपनी ने कुछ सर्टेन डिबेंचर इशू कर रखे हैं। कंपनी की पॉलिसी है कंपनी पेज इंटरेस्ट हाफ ईयरली, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि कंपनी का जो पॉलिसी होता है कंपनी तो उसी दिन इंटरेस्ट पे करेगी जो कंपनी के बुक्स में डिबेंचर होल्डर है, इज इट क्लियर। तो कंपनी का पॉलिसी, कंपनी बोलता है अपन तो इंटरेस्ट ये दो डेट पे ही देगा, ये इसका इंटरेस्ट डेट 30 सितंबर 31 मार्च। ठीक है, अब आप हो वन ऑफ द इन्वेस्टर इन डिवेंचर्स। ठीक है, लेट से सपोज यहां मैं पकड़ता हूं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 12% 100 डिबेंचर्स है। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। नाउ ये डिबेंचर कंपनी उससे खरीदना चाहती है, राइट। कंपनी ने क्या किया, 1 जून कंपनी गई मिस्टर एक्स के पास और बोली हमें बेच देना। ठीक है, तो मिस्टर एक्स बोलता है ले लो, तो कंपनी पूछती है भाई बता कितने में बेचेगा, तो बोलता है पर डिबेंचर 97 रुपीज एक्स इंटरेस्ट में ले जाओ मेरे से, 97 रुपीज एक्स इंटरेस्ट में खरीद लो मेरे से, राइट। और अभी एक्स और कम का मतलब बताया था, एक्स मीन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम मीन्स द प्राइस इंक्लूड द इंटरेस्ट वैल्यू, बस ये ध्यान रखने का।
x means interest is not included, excluding, x means excluding, और कम means हमें इंटरेस्ट कम करना है, इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। अब देखो होगा क्या, जब कंपनी उससे 1 जून में खरीदेगी, 1 जून में सपोज कंपनी ने इस बंदे से डिबेंचर खरीद ली, अब कंपनी का नेक्स्ट इंटरेस्ट देने का डेट कब आएगा, इस दिन। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा, 31 मार्च 24 को दिया होगा। अब कंपनी तो इस डेट से लेके इस डेट का कैलकुलेट करेगी ना, बीच में क्या हो रहा है उससे कंपनी को मतलब नहीं है, यानी इस डेट पे कंपनी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी, राइट। अब यहां पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है, खुद। अब डिबेंचर किसके हाथ में है, इसको कंपनी पकड़ लो या अपने आप को एज्यूम कर लो कि सपोज ये आप है, ठीक है, सपोज ये आप लोग, कंपनी पकड़ लो या फिर मिस्टर ए पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपोथेटिकल है। तो अब जब 30 सितंबर को कंपनी इंटरेस्ट देगी, इस डेट पे कंपनी इंटरेस्ट देगी, कितना देगी, 100 डिबेंचर, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 12% फॉर 6 मंथ्स, यानी कितना हो जाएगा, 600 रुपए। कंपनी ने 600 रुपए का इंटरेस्ट दिया, किसको दिया, खुद को। एक बात बताओ, तुमने इन्वेस्ट कब किया, कंपनी ने इन्वेस्ट कब किया अपने डिबेंचर्स में, इस दिन किया। तो तुम्हें नहीं लगता लॉजिकली कंपनी को सिर्फ इन 3 महीने का, 3 महीने का नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अरे भाई जब पैसा ही जून में लगाया है तो जून से इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। और ये जो 2 महीना किसके पास पड़ा था, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट तो मिस्टर एक्स को मिलना चाहिए ना। बट कंपनी तो इतना नहीं कर पाएगी। कंपनी बोलता है मेरे हिसाब से तो 30 सितंबर को जो मेरे बुक्स में डिबेंचर होल्डर है, मैं उसको इंटरेस्ट दे दूंगी फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टिल माई करंट इंटरेस्ट डेट, 6 महीना मैं तो यही एज्यूम करूंगी। लेकिन बीच में तो ये डिबेंचर ट्रांसफर हो गए, बीच में तो ये डिबेंचर ट्रांसफर हो गए, कंपनी इतना कैलकुलेशन नहीं करेगी। अच्छा 4 महीना कंपनी के पास, 2 महीना मिस्टर एक्स के अकाउंट में डाल दो, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी तो सिंपल सा 30 सितंबर जितने डिबेंचर होल्डर होंगे उनको इंटरेस्ट पे कर देगी। आई बात समझ में। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मिस्टर एक्स के साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। मिस्टर एक्स बोलता है मेरे चेहरे पे क्या सी थोड़ी लिखा है, आई एम CA, ठीक है। मुझे भी समझ में आता है, जब ये 2 महीना मेरे पास था पैसा, तो मैंने कंपनी को लोन दे रखा था 2 महीने के लिए, तो इस 2 मंथ्स का इंटरेस्ट तो किसे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिस्टर एक्स ऑन 30 सितंबर कंपनी से जाके ले पाएगा क्या, कंपनी बोलेगा तू तो डिबेंचर होल्डर ही नहीं है, तू कौन, बाहर निकल, राइट। तब फिर मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स जब उसने 1 जून को कंपनी को बेचा ना, उसी दिन कंपनी से 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेगा। कंपनी को बोलेगा बेटा तू मेरे को आज ही 2 महीना का इंटरेस्ट दे दे, तुझे तो वैसे भी कंपनी से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला, और लॉजिकली पॉकेट में कितने महीने का तेरे इंटरेस्ट बचना चाहिए। तो जब तुझे फ्यूचर में 6 महीने का मिलेगा, आज तूने मेरे को 2 महीने का दे दिया, तो तेरे पॉकेट में कितना बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसके लिए। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब जब मिस्टर एक्स ने ये प्राइस कोट किया है, तो इसने क्या बोला, देख भाई 100 डिबेंचर है मेरे पास, 97 तो लूंगा ही लूंगा तेरे से, दैट इज माई एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्लस मैं तेरे से क्या लूंगा, 2 महीने का इंटरेस्ट भी लूंगा। 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे होगा, 2/12। तो कितना रुपए मिस्टर एक्स लेने वाला है, 20,000 क्या बोल रहे हो भाई जी, 20,000 ही तो 12%, 2 महीने 20,000 ही तो आ रहा है इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत सही जा रहा है। 10,000 का टोटल डिबेंचर का वैल्यू है, और 20,000 तो ये इंटरेस्ट ही दे देगा। सही है, 20 तारीख नहीं तुम 25 तारीख तक लो समय।
है तो इसको बेचना है बट बेचना जैसे उसके पास बेच रहा है, नुकसान में इसको पैसा चाहिए और कंपनी को दिख रहा है मेरा तो फायदा है ना, बिकॉज कंपनी को तो रिडम्पशन 100 रुपए पे ही करना है। कंपनी बोलते है आज 9,900 में मैं खरीद रही हूँ, तो बढ़िया बात है ना। प्रॉब्लम क्या है, कंपनी बेसिकली 9,900 में नहीं खरीद रही, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि ये 200 तो वापस एज ए इंटरेस्ट पॉकेट में आ ही जाएगा ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 9,700 और रिडम्पशन करना है 10,000 का, 300 का फायदा हुआ ना, तभी तो कंपनी ओपन मार्केट में जाती है। कंपनी का वो प्रॉफिट प्लस जो है बेच रहे बीच हैं में, उसको तो उससे हमें क्या लेना देना, वो इंटू कर रहा हूँ। इन्वेस्टर से मुझे क्या लेना देना भाई। जब तुम बायर हो तुम अपना मुनाफा देखोगे या फिर सामने ओ हो बेचारा का तो नुकसान हो रहा है, ये राम अल्लाह, ऐसे थोड़ी करेंगे, भाड़ में जाए सामने वाला, हम तो अपना प्रॉफिट देखते हैं ना। क्लियर है, आई बात समझ में। ऐसे थोड़ी ना आपकी दुकान में आया, ये कपड़ा है भैया इसका तो 2,000 रुपये मीटर है, तुम ऐसे सोचेगा ये राम 500 रुपये मीटर खरीदा जिससे 2,000 काट रहा है, कितना दुख लगेगा, ऐसा नहीं जाए, अपना तो नफा देखते हैं ना, सामने वाला देने को रेडी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये समझ में आया कंसेप्ट, क्यों इंटरेस्ट वाला फंड आता है। अब जब कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो कंपनी बेसिकली क्या एंट्री करेगा, 12% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स कितने रुपए में लेके आया वो, 9,700। फिर अलग से इंटरेस्ट भी दिया, ये कम उसके लिए खर्चा है, अभी एक्सपेंस है, जब इंटरेस्ट कंपनी से मिलेगा तो इनकम बन जाएगा, तो इंटरेस्ट कैंसिल हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम 4 मंथ्स का उसके बुक्स में बच जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक 9,900। अब जब उसके बुक्स में ये आ गया तो फिर वो क्या करेगा, अब इसके बुक्स में एसेट है, इसके बुक्स में लाइबिलिटी है, तो अगेंस्ट लाइबिलिटी सेट ऑफ कर देगा। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 to 12% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट 9,700 to profit on कैंसलेशन 300। समझ में आया ये, ये फर्स्ट अप्रैल को ही होगा। हाँ ये first जिस दिन मतलब डिपेंड्स करता है, नॉर्मली तो हम जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन कैंसिल कर देते हैं। मतलब पता ही होता है कि आगे बेचना है। हाँ जिस दिन कंपनी खरीदती है उसी दिन कैंसिल कर लेती है, और समटाइम्स थोड़े दिन होल्ड करने के बाद कैंसिल करती है, बट है तो उसके बुक्स में एसेट और उसके बुक्स में लाइबिलिटी, कंपनी क्या ही अपने आप को इंटरेस्ट पे करेगी। इज इट क्लियर, कंपनी ने कहीं ना कहीं 4 महीना का इंटरेस्ट तो बचा ही लिया। यहां तक समझ में आया, एक्स इंटरेस्ट कंसेप्ट समझ में आया। एक्स इंटरेस्ट का मतलब जो प्राइस कोट किया गया है उतना तो कॉस्ट है ही, प्लस अलग से और क्या लेगा सामने वाला, इंटरेस्ट भी लेगा, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ सपोज मिस्टर एक्स ने कोट किया 99 कम इंटरेस्ट, कि भाई साहब मैं आपसे 99 रुपीज कम इंटरेस्ट लूंगा, मतलब इन टोटल पर डिबेंचर वो 99 लेगा, इन टोटल वो पर डिबेंचर 99 ले रहा है। इसका मतलब जब कंपनी एंट्री करेगी 12% डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कहीं ना कहीं दिस 99 रुपीज इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ्स ऑल्सो, बिकॉज कम इंटरेस्ट का मतलब ही क्या था, इंटरेस्ट इंक्लूड करके उसने प्राइस कोट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंपनी टोटल 100 डिबेंचर खरीद रही है 99 रुपीज में, दैट इज 9,900। अब इस 9,900 में कुछ पोर्शन तो इंटरेस्ट का पे किया जो इसके पास वापस ही आ जाएगा, कितना पोर्शन इंटरेस्ट का है, 200 रुपए, 100 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 2/12, कितना 200 200। तो कॉस्ट कितना, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है। एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट का, एक्स इंटरेस्ट में अलग से इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब जाके पता चलता है कि टोटल बैंक से कितना पैसा गया, और कम इंटरेस्ट में पहले से पता है टोटल बैंक से कितना जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट पार्ट अलग कर दो तो हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। इज इट क्लियर, अब इस कॉस्ट के साथ कैंसिलेशन एंट्री आ जाएगा जो हमने ऊपर किया। क्लियर है, समझ में आया ओपन मार्केट वाला फंडा। तो ओपन मार्केट का यही कंसेप्ट होता है, बस ओपन मार्केट में आपको ये ध्यान में रखना होता है
कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, राइट। तो जो भी पर्सन आपको बेच रहा है ना, वो पर्सन लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके टिल सेल डेट तक का इंटरेस्ट आपसे रिकवर करेगा, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। समझ में आया? जब भी आप खरीदोगे ओपन मार्केट से, जिस डेट में भी आपने खरीदा है, तो कंपनी का लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके टिल योर परचेज डेट, उतना पीरियड का सामने वाले को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अब या तो सामने वाला प्राइस ऐसा कोट कर रहा है कि वो इंटरेस्ट इंक्लूड करके कोट कर रहा है, या फिर इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके कोट कर रहा है, बट जब आप अकाउंटिंग करोगे आपको तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल पाओगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इफ एक्स इंटरेस्ट है तो वो एक्स इंटरेस्ट इटसेल्फ इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, ये समझाना इसलिए जरूरी था बिकॉज एक एमसीक्यू है हमारे स्टडी मैट के अंदर में। नाउ वी कैन डू दैट स्टडी मैट वाला क्वेश्चन। A company has issued 6% debenture for rupees 10 lakh, interest being payable on 31st March and 30th September। यानी कंपनी कब कब इंटरेस्ट देती है, 31st मार्च एंड 30th सितंबर को इंटरेस्ट देती है। कंपनी रिडीम्स रुपीज 10,000 डिबेंचर्स एट 96x इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000 इंटू 96 मतलब 9,60,000, और इसको रिडम्पशन करेंगे अगेंस्ट फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज, तो मतलब 10 लाख। तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन आपसे पूछा है, और ये कब हो रहा है, ऑन 1st August 21। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स विल बी, पहला बात है ये रुपीज 10,000 लिखा है क्या, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे, रुपीज 10,000 डिबेंचर्स है तो नंबर ऑफ डिबेंचर 100 हो गए, तो यानी 100 डिबेंचर 96 का रेट में अपन खरीद रहे हैं, 9600। ये तो यही तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जब एक्स इंटरेस्ट बोल दिया तो यही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसको हम कैंसिल करेंगे विद द फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितना होगा, 10,000। तो 10,000 के अगेंस्ट में 9600 में खरीद लिया, तो कितना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 400। समझ में आया? इफ आपसे वो पूछता कि इंटरेस्ट कितना पे किया तो हम कैसे निकालते, कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, मार्च को दिया था, हम खरीद रहे कब है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, फर्स्ट अगस्त में दे रहे हैं ना, तो 4 महीना का इंटरेस्ट हम लोग अलग से देंगे, राइट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 6% इंटू 4/12। 400 कैसे आया तुम्हारा, अरे फीस वैल्यू तो 10,000 है, डिवेंचर है 6% वाला, लास्ट इंटरेस्ट 31st मार्च को मिल चुका है, अरे अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो पहले तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, मार्च को, तो मार्च से लेके 31st मार्च से लेके 1st अगस्त तक 4 मंथ्स होता है, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना, 200 रुपये। आई बात समझ में? क्लियर है? इफ क्वेश्चन आपसे कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करने के लिए बोलता सेम क्वेश्चन में, तो कितना कम इंटरेस्ट प्राइस आप कोट करते, कम इंटरेस्ट प्राइस कितना कोट होता है यहाँ पे, अरे यहाँ एक्स इंटरेस्ट प्राइस 96 रुपीज पर डिवेंचर था, तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना कोट करते, हाँ तो बोलो ना, पर डिवेंचर कितना प्राइस कोट करते, 98। अरे 9600 तो ले ही रहे हैं, 200 रुपए इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो दोनों मिला के ही तो कम इंटरेस्ट होता है, इतना रुपए टोटल लेना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर 100, मतलब हम पर डिवेंचर कितना प्राइस कोट करते, 98 कम इंटरेस्ट। समझ में? उसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है। घुमाने से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इस एक एमसीक्यू के लिए हमने समझा ओपन मार्केट वाला कंसेप्ट, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में साफ साफ वो 2 लाइन लिखा हुआ है।
समझ में आया? विद दिस वी कवर अवर एंटायर आईसीआई का स्टडी मैट कंसेप्ट, ठीक है। ओनली एक सेशन और करेंगे जहां पे अपन क्या करने वाले हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिबेंचर से रिलेटेड। क्लियर है? हाँ, ये वाला पार्ट चाहिए, हाँ, या ये वाला, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।